भारत का जो परिवेश चल रहा है इसमें धर्मवाद बहुत ज़्यादा हावी है। धर्मवाद हमें एक जगह बैठ जाने का अधिकार देता है। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और शिक्षा, रोजगार और विकास से मतलब है। ये जो 80 करोड़ की जनता है जो कि 5 किलो अनाज पर निर्भर हो गई है, तो क्या आप उसे विकसित भारत कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं और देश के अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दों को हवा मिलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, और उधर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक एजेंडा देश के सामने पेश किया है। उनका कहना यह है कि देश के अंदर हम न्याय करेंगे और गरीबों को 6,000 रुपये महीने का एक वेतन दिया जाएगा और 30 लाख जो पद खाली हैं केंद्र सरकार के उनको भरा जाएगा और किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी। तो अब इसी को लेकर देश की जनता किन मुद्दों पर भरोसा करती है और किस पार्टी की सरकार 2024 के अंदर बनेगी, उसी को लेकर मैं लखनऊ के अंदर हाजिर हुआ हूँ और मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि वो जनता किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करने जा रही है। भाई साहब, अपना पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। क्या मुद्दे होंगे 2024 के चुनाव में? देखिए, मुद्दा जो सन 2024 का होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए और विकास होना चाहिए। आज जिस तरीके से भारत का जो परिवेश चल रहा है इसमें धर्मवाद बहुत ज़्यादा हावी है। शिक्षा जो है हम लोगों को सवाल पूछने का अधिकार देती है, लेकिन धर्मवाद हमें एक जगह बैठ जाने का अधिकार देता है। हम धर्म कोई भी हो, भारतीय संविधान कहता है कि हर उस व्यक्ति को जो भारत देश में निवास करता है उसे सब धर्मों को मानने की आज़ादी है। वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार सभी धर्मों को मान सकता है, किसी में भी आस्था रख सकता है। आस्था हमारा निजी विषय है। हम किसी को मानते हैं तो वो हम अपने अंदर मानते हैं, हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि आप इसको मानिए हमारा। लेकिन हम सवाल जरूर कर सकते हैं सरकार से कि आप हमें शिक्षा दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें स्वास्थ्य दीजिए, हमें विकास दीजिए। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म तो विकसित भारत का संकल्प लिए हुए हैं ना, पूरे देश के अंदर विकास हो रहा है। अच्छा, विकास कैसे होगा? देखिए, जब आदमी की जो सोर्स ऑफ इनकम होगी, जब मेरे पास रोजगार होगा तो हम अपनी व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। तो हम भी ना कहीं तो अपने विकास में योगदान देंगे। जब भारत में 80% लोगों के पास आज पेट भर, आप ये खुद सोच लीजिए, जो 80 करोड़ की जनता है जो कि 5 किलो अनाज पर निर्भर हो गई है, तो क्या आप उसे विकसित भारत कहेंगे? विकसित भारत तो 2047 का टारगेट रखा गया है। 2047 क्यों? साहब ही तो लेके आए थे अलादीन का चिराग कि मुझे 100 दिन का समय दीजिए, मैं पूरा विदेश 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। अरे भाई, 60 साल दीजिए। उन्होंने 60 साल में कुछ किया ना। 60 साल में आप देख रहे हैं कि आज ये अगर आपके हाथ में मोबाइल है, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, तो ये शायद उसी 60 साल की देन है। उसी 60 साल की देन है कि आज लोगों के हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है या माइक है जिसमें वो अपनी बातों को रख रहा है, या मोबाइल भी एक बहुत बड़ा साधन है जिससे वो अपनी बातों को स्वतंत्र तौर पे रख पा रहा है। तो ये उन 60 सालों की देन है, ये इन 10 सालों की देन नहीं है जो हम 10 साल में देख लिए हैं। 10 साल में विकास नहीं हुआ है। विकास अब उनके हिसाब से हुआ होगा, लेकिन पब्लिक के हिसाब से तो नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ विकास 10 साल। पब्लिक का अगर विकास हुआ होता तो 2024 में क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, हमारा मुद्दा क्या, मुद्दा तो जनता के होते हैं। आप भी जनता ही हैं, आपको नेता किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। देखिए, जनता का मुद्दा ये है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके बच्चों को अच्छा रोजगार मिले। आज के समय में आप स्वयं सोच लीजिए, शिक्षा का क्या महत्व रह गया है? कोई क्या महत्व रह गया है क्या? टेक्निकल एजुकेशन एकदम बड़ा। जब हमारे देश शिक्षा का स्तर बढ़ा तो है देश के अंदर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम की एक नई यूनिवर्सिटी आ गई है, उसके ऊपर नया इतिहास आता है, लोग पढ़ते हैं उसको। हाँ, तो वो यूनिवर्सिटी जो है ना, वो उनके लिए कारगर है जो उन यूनिवर्सिटियों पर भरोसा करते हैं। अब आप बगल में देख लीजिए, ये अंबेडकर छात्रावास है। अंबेडकर छात्रावास में ज़्यादातर विधि छात्र रहते हैं या IAS PCS की तैयारी वाले छात्र रहते हैं। क्या ऐसा कोई छात्रावास इस एरिया में है जहाँ पे कोई गरीब गुरबा? इस छात्रावास में जो रहने वाले लोग हैं सब गरीब गुरबा के लोग हैं और वो यहाँ रह करके अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उनको वो मौका मिला। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा है कि कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो बनाया गया कोई हॉस्टल ऐसा हो जहां पे गरीबों के बच्चे आकर के बाहर से लखनऊ का अच्छा परिवेश पा करके यहाँ पे उच्च शिक्षा? ये तो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है शिक्षा का भी। तो अब भाई, जाहिर सी बात है, शिक्षा प्राइवेट होगी, महंगी होगी, तो आम आदमी के पहुँच से दूर होगी। जब आम आदमी की पहुँच से दूर होगी, वो 5 किलो अनाज में रह जाएगा, वो शिक्षा की तरफ बात ही नहीं कर पाएगा, तो उनसे सवाल नहीं पूछेगा। वो जो कहेंगे ऐसा कहेंगे, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। उनके नज़र में तो वो कह रहे हैं ना कि सब कुछ अच्छा है। भाई, हम
हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और शिक्षा, रोजगार और विकास से मतलब है। देश के अंदर जिस तरह से दो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, तो आपको क्या लग रहा है किन दोनों दलों में से दोनों वो हैं, उनमें से किस के जो है आपको मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं? कौन जनता की बात कर रहा है? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए है और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है, तो कौन सा गठबंधन आपको लग रहा है कि अच्छी तरीके से देश की सरकार को चला पाएगा? देखिए, हमारे हिसाब से दोनों ही गठबंधन नहीं वो कर पाएंगे। एक तीसरा, जैसे मायावती जी हैं, मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया है जो शायद ही किसी ने सोचा हो। बहन जी ने इस प्रदेश में हर गरीब गुरबा को अधिकार दिया। ये 5 किलो राशन देते हैं। उन्होंने, जैसे आपने बताया कि 30 लाख नौकरियां निकालेंगे, याद कर लीजिए सन 95 के शासन से लेकर के उन्होंने जब तक शासन चलाया, एक बैकलॉग की वैकेंसियां निकला करती थी जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी का जो कोटा खाली रहता था, सबसे पहले उनका ब्यौरा इकट्ठा करके उन पे वैकेंसियाँ कराती थी। वो उन वैकेंसियों को पा करके लोगों का विकास होता था। क्या आज के समय में, जैसे इंडिया गठबंधन में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले बैकलॉग की वैकेंसी को रद्द करने का काम उन्होंने किया। इतने दिन से क्यों ये पद खाली रहे? SC ST का रिजर्वेशन उन्होंने ख़त्म किया। आखिर उन्हें वोट चाहिए समाज का, तो सर्व समाज से ही तो सरकार बनेगी। अखिलेश यादव तो पीडीए का नारा दे रहे हैं ना, अरे वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का। पीडीए का उनका नारा जो है ना, अब जब आप प्रत्याशी उतारते हो राज्यसभा में तो पूंजीपति होता है। नारा आप पीडीए का देते हो। आप बताइए ना कौन सा पीडीए के तहत? लालजी सुमन तो दलित है ना, तीसरे प्रत्याशी थे जो कि हार की कगार पे थे और हार गए। जीते ना, वो सांसद बन गए राज्यसभा के। हारने वाले तो आलोक रंजन है ना। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, वो जीत गए। कितना उन्होंने, अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो चाहे इस समय भाजपा की सरकार है, कितने दलित सांसद हैं जो वहाँ पे अपने समाज के विषय की कोई भी बात को उठा पाते हैं? क्या कोई उठा पाता है? हमें लाचार शासन नहीं चाहिए, हमें लाचार शासन नहीं चाहिए। आपकी मांग क्या है कि मतलब किस को आप चाहते हैं? भाई हमारी मांग तो यही है कि मायावती जी आवे। मायावती जी भी दलितों के मुद्दे कहाँ उठा पाती हैं? जिस तरह से अभी रामपुर के अंदर घटना हुई है ना, मायावती जी की तरफ से। एक मिनट मेरा आप सवाल चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, धरना देते हैं, FIR के लिए कोशिश करते हैं। ये तो आप ही लोग बता रहे हैं। हम लोगों ने तो जो देखा है वहाँ पे उसका जिला अध्यक्ष जो है वो तो 24 घंटे बैठा रहा। प्रतिनिधि मंडल पहुँचा, प्रदेश अध्यक्ष खुद पहुँचे, विश्वनाथ पाल जी। ये आप लोगों को जानकारी नहीं है? आप लोगों ने तो आज के समय में जिस तरह से आकाश आनंद जी को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। आकाश आनंद जी हरियाणा में काम कर रहे थे। वो आप 10 दिन हो गए इस घटना को लगभग, तो क्या जाना नहीं है 10 दिन के अंदर? बहुजन समाज पार्टी जो है रोड पे उतरकर प्रदर्शन नहीं करती, क्योंकि जानती है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो गरीब गुरबा है, इनके ऊपर मुकदमे लगेंगे तो ये कहाँ से लड़ेंगे। अगर दलित समाज सड़कों पर उतरकर संघर्ष नहीं करेगा तो इस अन्याय से लड़ कैसे पाएगा? दलित समाज तो कभी सड़क पे उतर करके कोई प्रदर्शन नहीं किया है। दलित समाज तो उधर से भी मारा गया, इधर से भी मारा गया, भूल गया कि मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। मूल निवासियों पे ही इतने अत्याचार हुए। अगर चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं दलितों की, खुद दलित हैं वो, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अगर दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जो 18 महीने जेल में रहा उस व्यक्ति की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी उन्होंने? आवे बतावे। वो बेचारा जो है उनके साथ जो सबसे पहले जेल गया था वो व्यक्ति क्यों आज उनसे अलग हुआ? उनके साथ उनके तो खैर घटनाएं होती रहती है। इस तरह से प्रधान मायावती जी के जो क्या कहते हैं पार्टी के बिल्कुल शुरुआती साथ ही थे, जब वीर सिंह एडवोकेट, वो भी पार्टी छोड़ कर चले गए। वीर सिंह क्यों छोड़ के चले गए? उनसे पूछा आप लोगों ने? 3 बार राज्यसभा सांसद उन्हें बनाया, क्यों चले गए? उन्हें सत्ता की मलाई चाहिए। तो सत्ता की मलाई कहाँ मिली? भारतीय जनता पार्टी में कहाँ है वो? सपा में तो है ना। तो सत्ता की मलाई सपा कौन? कब गए थे वो? सन 2022 के चुनाव के पहले गए थे, क्योंकि उन्हें अपने लड़कियों को टिकट दिलाना था। क्यों नहीं दिला पाए? टिकट उनका बेटा लड़ा ना। क्या वो सक्रिय है? कौन लड़ रहा है? नाम बताइए। उनके बेटे धनौरा सीट से चुनाव लड़े ना। नाम बताइए। धनौरा सीट आपको मालूम है नहीं? धनौरा सीट कहाँ है? लखीमपुर में है धनौरा। और अमरोहा है, अमरोहा जिले की धनौरा सीट है। धनौरा बोल रहे हैं ना आप? तो मैं कौन सा बोला? मैं धनौरा सोचा, सॉरी, मैं धनौरा बोला। हाँ, तो वो चुनाव लड़े। विवेक सिंह उनके बेटे चुनाव लड़े, लड़ गए, जीत गए, हार गए, लेकिन चुनाव लड़े ना। चुनाव लड़े, हम कह रहे हैं चलिए चुनाव लड़ी भी गए, वो जीत भी गए। आज बहुजन समाज पार्टी के तो कितने ही विधायक जीत करके बैठे हुए हैं। क्या बहुजन समाज की आवाज़ उठा पा रहे हैं?
कोई है उठाने वाला? मायावती के अलावा इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी की आवाज़ न कभी कोई उठा पाया था ना। आप याद करिए 95 में जब 11 विधायक जीत के आए थे पिछड़े समाज के, तो 11 को बहन जी ने जो है मंत्री बनाने का काम किया था, वो भी कैबिनेट का। यहाँ आदमी आज के समय में एक अच्छा ये बताइए, मायावती जी का जो वोट परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है और क्या कहते हैं, एक मांग भी चल रही है, अक्सर दलित भी इस चीज़ को कहते हैं कि जो दलित एक्टिविस्ट हैं कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन के अंदर आना चाहिए, लेकिन मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, मायावती जी जो हैं गठबंधन में क्यों नहीं आ रही हैं, कारण है उसका। पिछला चुनाव आपने देखा सन 2019 का, सन 2019 के चुनाव में जो दलित समाज है पूरी तरीके से, आप देख लीजिए, जो 15 सीटें गठबंधन ने जीती थी, उस जगह को जीती जहां पे या तो मुस्लिम आबादी ठीक ठाक थी और दलित आबादी ज़्यादा थी। उसी आपने देखा होगा जहां MY और D का वो रहा, तो Y का वो साथ नहीं मिला। Y का साथ सिर्फ उसी जगह मिला जहां समाजवादी का वो रहा, समाजवादी का प्रत्याशी रहा। Y का साथ उस जगह पे नहीं मिला जहां BSP का कैंडिडेट रहा। धर्मेंद्र यादव हार गए, डिम्पल यादव चुनाव हार गए कन्नौज से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से हार गए, जो 2014 मोदी लहर में भी जीत गए थे ये लोग। ये उनसे पूछे ना कि उनका वो कहते हैं कि दलित वोट नहीं मिला हमको। अरे वो कैसे नहीं दलित वोट मिला? मायावती 0 से 10 पर पहुंच गई। सुनिए और अब विधानसभा चुनाव में 10 मतलब क्या कहते हैं, मायावती जी जो हैं 0 से 10 पे पहुंच गई। जब 0 पे थी तो भी वोट परसेंटेज देख लीजिए, और जब 10 पे आई तो भी वोट परसेंटेज देख लीजिए। आपने देखा होगा उस चुनाव में हमारे 18 ऐसे प्रत्याशी थे जो 8 से 10 हज़ार वोटों से हारे थे। 18 ऐसे प्रत्याशी थे, उसका निकालिए तो रिकॉर्ड सन 2014 का। 18 ऐसे प्रत्याशी थे जो 10,000 20,000 के अंतर से हारे थे, और आपने जीता भी तो 1,50,000 के वोट के अंतर से जीता। आप बताइए, हमारा एक प्रत्याशी ऐसा था जो कि 100 वोट से हारा, 200 वोट से हारा है त्रिभुवन। लेकिन जिस तरह से 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है मायावती जी कितनी सीटें आपको लग रही हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, समय का इंतजार कीजिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। गठबंधन में आएंगे नहीं आएंगे, उम्मीद है नहीं? अब देखिए, अब ये तो जो बहन जी का आदेश होगा। और आपकी क्या पर्सनली चॉइस है कि गठबंधन में आना चाहिए कि नहीं आना, जो देश की परिस्थितियां हैं? देखिए, देश की परिस्थितियां जो हैं, अगर बहन जी एक वोट से अगर भाजपा की सरकार गिरा दिया था उन्होंने, तो हो सकता है इंडिया की सरकार बना भी दे। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मुझे मिले थे यहाँ पर, वो कह रहे थे, बड़े उससे ताव से कह रहे थे कि बसपा का टिकट तो हम तय करेंगे। अरे वो अफवाहें फैला रहे हैं, वो अपना टिकट तो फाइनल कर लें, वो अपना टिकट तो फाइनल कर लें हैं? उनके क्या जो सांसद विधायक हैं वो लोग एक स्ट्रीट लाइट तो लगवा नहीं पाते हैं। ठीक, धन्यवाद।